किशोर विद बेटर माइक। अच्छा ये, हाँ हेलो, किशोर अब जी आपको बताएं। आवाज़ आ रही है मेरी सही से? हाँ हाँ आ रही है, किशोर जी बताएं। हाँ, तो मेरे सवाल कितने है का माइक आपसे लिया कि आपने? कितने कितने रुपए का माइक लिया आपने? नहीं, वो कुछ तो सेटिंग वेटिंग में गड़बड़ थी, तो ठीक करनी है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। जो भी है, तो मेरा सवाल था कि मैं वैसे तो किसी रिलीजन में नहीं मानता, एथियस्ट हूँ मैं। लेकिन मेरा सवाल धार्मिक ग्रंथों से रिलेटेड है कि अगर उसमें जो भी बकवास चीज़ें लिखी है, इमोरल चीज़ें लिखी हैं, अनसाइंटिफिक चीज़ें लिखी हैं, उनको इग्नोर करके गीता को पढ़ा जाए एज अ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, एज अ सेल्फ हेल्प किताब, तो क्या उससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? बता दीजिए कौन से किशोर श्लोक विद, को निकाल दूं जिससे फर्क पड़ेगा। बताइए सर, आप ही बता चलिए दीजिए, बताइए, मैं यहीं बता से दीजिए। खोल देता हूँ। ये सही बात है। बताइए जैसे मैं किशोर तो भाई। अभी जस्ट चालू की है कि मैंने पहले 1-2 श्लोक ही पढ़े हैं। तो पहले श्लोक में क्या कहते हैं, वो पूछते हैं कि युद्ध का क्या हाल है, क्या चल रहा है, जीते क्या हारे? तो जो हाँ मैं कमेंट्री पढ़ रहा हूँ उसके साथ वो बताते हैं कि इससे पेशेंस के बारे में बताते हैं कि युद्ध चल ही रहा है लेकिन ये फिर भी पूछ रहा है कि भाई युद्ध कौन जीता? चलिए, तो अब तो पेशेंस का। शुरुआत में हो। सॉरी? आपकी पढ़ाई किस स्ट्रीम से हुई है सर? साइंस स्ट्रीम से मैंने है अभी कि? जस्ट अभी पास किया साइंस से, पीसीएम। हाँ, तब फिर बढ़िया है। देखिए, मैं एक मैं बस आपके साथ गीता का श्लोक को शेयर करता हूं। आप जज कीजिएगा कि क्या ये किताब लाइफ को गाइड करने के लायक है कि नहीं है। बहुत बात की जाती है इस पे। देखिए, ये गीता का चैप्टर 3 का वर्स 14 है, ठीक है। अध्याय 3 का 14वां श्लोक है। इसमें कृष्ण कह रहे हैं कि सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है। वर्षा यज्ञ करने से होती है किशोर भाई? नहीं होती, लेकिन ये मेरा सवाल नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मैं अनसाइंटिफिक आपसे चीज़ें सिर्फ हैं और जो इमोरल ए, चीज़ें हैं, उनको इग्नोर करके, उनको हटा के सर आप ये सर बोलते हैं कि एक यज्ञ मिनट करने किशोर से नहीं भाई, होती। देखिए, जिस आदमी हाँ, को ये तक नहीं पता है कि वर्षा कैसे होती है, जिसको इतने छोटे से कॉमन सेंस का इतना छोटा सा एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं पता, उससे क्या आप ऐसे आदमी से लाइफ लेसन लेना पसंद करेंगे? अब वो डिपेंड आप ये करता है जो ना कि वो क्या साइलेंस है ना बोल रहा आपका, है। वही देखिए देखिए, जो साइलेंस है ना, वो इसलिए क्योंकि अभी आपके लॉजिकल ब्रेन ने सोचना चालू किया। हुँ, जिस आदमी को इतना नहीं पता किशोर भाई कि रेनफॉल यज्ञ करने से नहीं होती, इतनी बेवकूफी वाली आदमी जो बात कर रहा है, क्या आप अपने जीवन का निर्धारण, उसका मार्गदर्शन ऐसे इंसान से लेना पसंद करेंगे? वो उस बात पे डिपेंड करता है ना कि वो क्या मतलब आप बोल तब रहा है। भी लेंगे? मतलब मैं हर मैं चीज़ पे आपको बोल रहा फिर है, से याद उसको दिलाऊं देखना किशोर चाहिए ना। भाई, अभी जो साइलेंस था ना आपका, ठीक है, हुँ, आपका लॉजिकल हुँ। ब्रेन काम करना चालू कर दिया था, उसको रोको मत आप। नहीं, नहीं, आप समझिए ना कि कोई व्यक्ति 2 चीज़ें बोल रहा है, एक बेवकूफ़ी की बात है, तो उसको बोल दो कि भाई ये गलत है, इस बात पे ध्यान मत दो। दूसरी कोई सेंस बनाती है चीज़, तो उसको उस पे तो थोड़ा आप सोच-विचार कर इसमें से सकते हैं। मेरे को एक भी कोई सेंसिबल चीज बता दीजिए। सेंसिबल चीज़ें कई सारी है ना कि उसमें जैसे देखिए पहला श्लोक की जो मैं जिसका मैंने पहले एग्ज़ाम्पल दिया था कि वो पेशेंस के बारे में बताते हैं कि पेशेंट होना चाहिए लाइफ़ में, तो ये सेंसिबल चीज़ है कि नहीं, आपके हिसाब से? तो यार लाइफ में ऐसा पेशेंस क्यों कि होना उसके चाहिए। लिए, उसके लिए आपको भगवत गीता की पढ़ने की जरूरत क्या है यार? अगर पेशेंस रखना सही है इसको, तो क्या हम समझते नहीं है? अगर भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो क्या लोगों को ये चीज पता चलिए, नहीं है? जो बहुत आदमी बड़ा आपको कोई बड़ी पेशेंस सोच है। रखना सिखा रहा है, उसकी एक और आपको चीज दिखा देता हूँ। ये भगवत गीता का अध्याय 9 का श्लोक 32वां। ये आदमी यहाँ पे कह रहा है, हे पार्थ, जो मेरी शरण लेते हैं भले ही वे पापी जन्म के हों। आगे वो पापी जन्म को डिफाइन कर रहा है, स्त्री वैश्य और शूद्र वे भी सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो स्त्री वैश्य और शूद्र को पापी जन्म का कह रहा है। किशोर भाई, आपकी और मेरी माँ स्त्री है। मेरे देखे से माँ से ज्यादा बढ़ के तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है यार। माँ ही सब कुछ होती है। ये बंदा आपकी और मेरी माँ को पापी बोल रहा है, इससे जीवन का मार्गदर्शन लोगे? जी, ये फिर वही बात हो गई ना, जैसे मैंने पहले फिर बताया आपके कि जो लॉजिकल ब्रेन ने इमोरल काम करना चालू किया था किशोर भाई। जो
इमोरल और अनसाइंटिफिक चीजें हैं, उनको इग्नोर तो फिर करके इसमें कुछ अगर बचेगा ही हम, नहीं ना, तो फिर इसमें तो कुछ भी नहीं बचेगा किशोर भाई। मैंने जो सबसे पहले एग्जांपल दिया था, आपने जो एग्जांपल आपने दिया वो कौन से श्लोक में से, थोड़ा सा बताइए। वही फर्स्ट श्लोक है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है। यार वो तो फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट श्लोक है ना, वो कृष्ण का नहीं है भाई, वो तो संजय उवाच से चालू होता है ना धृतराष्ट्र जो बोलता है उसके बारे में, भाई। वो तो अभी धृतराष्ट्र कृष्ण है। ही नहीं आया, वो तो धृतराष्ट्र और संजय की बातचीत चल रही है यार, उसमें कहां से आप कृष्ण को घुसाड़ दिए। मैंने कहीं किसी किशोर को भाई नहीं बताया, देखिए, हम्म, मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए। पहला, ये आदमी एक अनसाइंटिफिक बात कर रहा है गीता में कि यज्ञ जो है उससे वर्षा होती, पहला अनसाइंटिफिक, ठीक है। दूसरी बात, ये आदमी इमोरल बात कर रहा है, घटिया बात कर रहा है कि स्त्री जो है, जो वैश्य है, जो शूद्र है, ये सारे के सारे पाप योनि में जन्म लिए, ये सारे के सारे पापी हैं, ठीक है। एक तरफ ये आदमी अनसाइंटिफिक बात करता है, फिर इमोरल बात भी करता है, घटिया बात भी करता है। क्या ऐसे किसी इंसान से, आप इस इंसान का नाम कृष्ण है, भूल जाइए 2 सेकंड के लिए, क्या ऐसे किसी इंसान के लिए जो अनसाइंटिफिक बात भी करता है, इमोरल बात भी करता है, अपने लाइफ का लेसन, अपने लाइफ का मार्गदर्शन आप लेना पसंद करोगे, हाँ या ना? आइडियली तो नहीं है, नहीं बस मतलब, अभी आपके लॉजिकल ब्रेन ने काम किया किशोर भाई। हम्म, अब आप इस पे लॉजिक लगा के सोचिए, आप गीता को पूरा पढ़िए, उस पे लॉजिक लगा के अब आप सोचिए। आपको अगर लगेगा कि कहीं कोई ऐसी बात है जो कृष्ण कह रहे हैं जो आपका मार्गदर्शन करती, फिर से आइए आप यहाँ चैनल पे। मैं ये देखो, मैं आपकी बात से आपका जो अंदाजे बयां है उसी से मैं समझ रहा हूं आप एक लॉजिकल आदमी हो, आपके अंदर रेशनैलिटी है। मैंने अभी 2 सवाल आपसे पूछे, दोनों में साइलेंस आ गया। आप थोड़ा सा ना अपने इस ये जो पार्ट है ना आपके ब्रेन का, इस पे थोड़ा सा किशोर भाई आप विश्वास कीजिए, किताब पे मत कीजिए। आपके अंदर की इंसानियत, मोरालिटी, ठीक है, और आपके अंदर का रीजनिंग, ये दोनों अभी भी बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं किशोर भाई। जी जी अमित सर जी, मैं इनसे 2 बात करूंगा। जी 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 सर। जी जी किशोर भाई, ये जो प्रश्न है ये कई बार उठाया जाता है कि ये गीता, या चलिए आपने गीता की कह दी, बाकी के धर्म ग्रंथों पे यही बात है कि इनके अंदर जो अनसाइंटिफिक चीज़ है हम इन्हें हटा देते हैं, बाकी का ग्रहण कर लेते हैं। ये बड़ा बचकाना प्रश्न है सर। ये इसलिए बचकाना प्रश्न है कि भाई ये जो गीता है, मेरा ऐसे सब लोगों से जो ये कहते हैं कि इसमें से कचड़ा हटा के बाकी बाकी मान लो, उन सब से कहना है कि चलिए अपन गीता को एज ए होल ले लेते हैं, क्योंकि आप भी यही कह रहे हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा हटा दो। एज ए होल गीता क्या है? तो मेरा ये कहना है कि हम गीता को इसलिए खारिज करते हैं कि एक ऐसी किताब जो युद्ध का गुणगान कर रही है, क्या हम उससे फिलॉसफी सीखेंगे? हमारे इतने बुरे दिन आ गए, हमारे पास इससे बेहतर विकल्प हैं सर। हम किसी युद्ध का गुणगान करने वाली किताब से फिलॉसफी नहीं सीखेंगे। इतने बुरे दिन नहीं हमारे ऐसा ना नहीं आए है, थे ना आएंगे। कम से कम कोई जो रैशनल व्यक्ति तो युद्ध के गुणगान वाली किताब से 1 इंच की फिलॉसफी नहीं सीख सकता। तो आप जो बताइए कि कमेंट्री आपके में इतने पढ़ रहा बुरे हूँ, दिन हैं कि युद्ध का गुणगान करने वाली किताब से आप फिलॉसफी सीख रहे हैं? आपके पास और कोई विकल्प नहीं बचे? बताइए। चलिए गीता ऐसे होल नहीं बात ऐसा करिए नहीं है, आप। मैं बोलूँ प्लीज। बोलिए बोलिए। जो जो कमेंट्री में पढ़ रहा हूँ तो उसमें एक एलिगरी के रूप में दिखाया गया है कुरुक्षेत्र की वॉर को, कि जो कुरुज हैं वो सारी इमोरल डिजायर्स हैं, उनको किसने कहा एज कुरु अ इमोरल मेटाफिर। डिजायर है? नहीं नहीं, किसने कहा आपसे? ये तो आपका परसेप्शन है ना सर। यहाँ तो कृष्ण से बड़ा इमोरल व्यक्ति ही नहीं है गीता में। तो कृष्ण समस्या से ये है बड़ा पूरे मॉडरेटर जी, महाभारत में इमोरल व्यक्ति ही नहीं है। वो व्यक्ति आज की मोरलिटी के डेट में नाम पे ना धब्बा है। कई सारे समझिए बात गीता को। के भाष्य आ चुके हैं। तो आपको बेटर माइक जी, आपको जो सबसे पुराना भाष्य मिलता है वो शंकर भाष्य मिलता है। तो शंकर भाष्य की आप गीता पढ़े, गीता शंकर भाष्य, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, गीता प्रेस से ये निकलती है किताब। इससे आप शुरुआत करें, क्योंकि इससे पुरानी गीता का जो भाष्य है हमारे पास नहीं है, और जो सबसे पुराना होता है उसको परंपरागत सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। तो गीता के ऊपर भाष्य आप मतलब शंकर आप भाष्य पढ़ें। ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, न्यूटन जी इनको आप प्रमाण ट्रांसलेशन की बात दिखा कर रहे दीजिए। हैं। ट्रांसलेशन नहीं, भाषा ने कमेंट्री होती है, ओके ओके। कमेंट्री। देखिए हाँ, इनका तो बाकी वो आप भी फिर दिखा इस्कॉन देते हैं। वगैरह ये सब सेकेंडरी है। जी जी आजाद जी। देखिए यार, क्या नाम है इनका, किशोर भाई, आप ये चेक करिएगा एक बार। ये देखो, मैं आपको इधर से दिखा दे रहा हूँ, ऑनलाइन गीता खोला हुआ है।
ये अध्याय 11 है, विराट रूप। ये भगवदगीता.com मैंने खोला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपको मैं पढ़वाता हूँ, जरा आप खुद ही सोचिए कि यार इससे क्या शिक्षा आप लोगे, ठीक है। ये कह रहे हैं 33वें श्लोक में, कृष्ण कहते हैं, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राजभोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और ये सब्यसाची हैं, तुम युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। अब ये बताओ, यहाँ पर जो कृष्ण है, मतलब ये इनको आप मानते हो, सर्वे सर्वा भी मानते हैं और इसमें कहा भी गया है, मतलब इतना बेला इंसान है कि वो युद्ध करवाने के लिए किसी व्यक्ति को उकसा रहा है कि भाई युद्ध करो, तुम सिर्फ युद्ध करो। इससे क्या फिलॉसफी सीख लेंगे भाई? मॉरल टीचर सर ने जैसा कहा, बताओ, इसमें तो सिर्फ ये लड़ने के लिए कह रहे हैं। अगर कृष्ण लड़ने से पीछे भी हट रहे हैं तो भी ये उनको बार बार उकसा रहे हैं कि भाई तुम लड़ो, सिर्फ युद्ध करो, सिर्फ युद्ध करो। इससे क्या फिलोसफिकल सीख लोगे आप, बताइए। खैर मैं इसको अभी डिफेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी पढ़ा नहीं है, मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन या कुछ सुनी नहीं है, तो वही मैं अभी डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। अगर आप बायस्ड इंटरप्रिटेशन सुनोगे ना तो फिर आप नहीं रैशनल हो पाओगे ना। अगर आपको ये लगता है कि इस चीज को हमें जस्टिफाई ही करना और इस चीज को हमें सही साबित करना है, नहीं, तो फिर आप रैशनलिटी को नहीं, मैं रिजेक्ट, जैसे मैंने आपके सामने है, रिलीजन को मैं रिजेक्ट आपके कर चुका हूं। सामने है, ये आपके सामने है सर, ये आपके सामने है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। आप खुद भी ऑनलाइन खोल सकते हैं, मैंने दिखा दिया, भगवदगीता.com खोल सकते हैं आपको। तो ये किशोर भाई, मेरा ये कहना है आपसे, आजाद जी देखिए, मेरा ये कहना है किशोर भाई कि अगर मुझे फिलॉसफी सीखनी होगी तो मैं किसी युद्ध वाली किताब से फिलॉसफी क्यों सीखूंगा जो युद्ध को जस्टिफाई कर रही है। मैं अष्टांगी मार्ग पढ़ूंगा, मैं 4 आर्य सत्य पढ़ूंगा, मैं प्रतित समुद्र पद पढ़ूंगा, इतनी अच्छी फिलॉसफियां मौजूद हैं। मैं इस घटिया किताब से जो युद्ध को जस्टिफाई कर रही है वहां से फिलॉसफी क्यों सीखूंगा? वहां कोई फिलॉसफी है ही नहीं है को पढ़िए आप। बिल्कुल सर, किशोर और भाई, मॉडर्न साइंस बर्ट्रैंड रसेल को पढ़िए। बिल्कुल सही, इतनी सारी फिलॉसफी। आप रिपीट करेंगे वो क्या नाम बताया आपने? अमित सर कर दीजिए। हेलो, बर्ट्रैंड रसेल को आप पढ़िए। ओके, मेरे ख्याल से शायद, मतलब अब तो वो खैर रहे नहीं, लेकिन पिछली सदी के सबसे बड़ा ह्यूमनिस्ट आदमी अगर कोई है जिसको मैं समझता हूँ, उनकी बहुत सारी अलग अलग किताबें हैं, आप पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा बर्ट्रैंड रसेल को पढ़ के। मॉरल टीचर सर ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, जो आदमी वायलेंस को एडवोकेट कर रहा है, आप उससे अपने लाइफ की फिलॉसफी आप मत लीजिए। बेटर आज हमारे पास ऑप्शंस है ना। और ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बोल रहा हूं किशोर भाई, क्योंकि मेरे को एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि आपके पास में आपका लॉजिकल और रीजनिंग जो ब्रेन है वो दोनों अभी भी अच्छा खासा फंक्शन कर रहा है, और आपकी एज भी अभी कम है, तो अगर आप उस पर थोड़ा वर्क करोगे ना तो यू विल कम आउट वेरी गुड। ठीक है, तो ये खत्म करते हैं। मेरा दूसरा सवाल भी है आपसे, आप सभी से, कि रिसेंटली यूथ में मैं ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ कि वो एकदम अनसाइंटिफिक और बेवकूफ़ी वाली चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाएं या इंस्टाग्राम पे रील्स देखें कि कुछ भी उल्टी सी चीज़ें कि साइंटिफिक रीज़न वाई वुमेन शुडंट एंटर टेम्पल्स व्हाइल मेंस्ट्रुएटिंग, या फिर कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मेंशन्ड है किसी एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में। ये सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि वाह क्या बढ़िया चीज़ बता दी है, स्टोरी पे डाल रहे हैं। वुमेन, मेरी मतलब फीमेल दोस्त हैं, वो स्टोरी पे डाल रही हैं कि क्यों वुमेन को एंटर नहीं करना चाहिए। मतलब ये क्या है, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? तो इसका आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है कि क्यों लोग ऐसी बेवकूफ़ी की चीज़ मान रहे हैं? मॉरल टीचर सर। जी जी बिल्कुल, आपने ये क्वेश्चन किया, बढ़िया रेलिवेंट क्वेश्चन है सर। ये आजकल यूथ में, विशेषकर जो इंजीनियरिंग करके आईटी में पहुंच गए हैं, उन्हें इस कीड़े ने बहुत काटा हुआ है कि वो वहां जाके अपने फेसबुक पोस्ट पे, ट्विटर पे ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनका धर्म जो है उसमें पहले से सारा साइंस वाइंस सब पहले से था, और प्राचीन काल में जो हम लोग लोटा लेके बाहर जाते थे वो ज़्यादा अच्छे थे, और आजकल जो हम कमोड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग तो बस खराब हैं। तो ये जो जस्टिफिकेशन आ रहा है ये असलियत में क्या है? अपीजिंग,
अपीजमेंट है। आप एक धार्मिक, हर धर्म के व्यक्ति की यही मानसिकता है सर, सिर्फ केवल हिंदुओं की नहीं है। बाकी किसी भी धर्म के यूथ से, किसी भी धर्म के व्यक्ति से, धार्मिक व्यक्ति से पूछोगे तो हमेशा काल्पनिकता में रहता है और हमेशा वो ऐसा कुछ ढूंढता रहता है कि उसके इस विचार का तुष्टीकरण हो जाए। कौन सा विचार? ये विचार कि वो जो धर्म या विचारधारा मानता है वही श्रेष्ठ है। समस्या यहाँ पे ये है, क्योंकि आपको साइंस पढ़ के ये तो समझ में आ गया कि आपकी प्राचीन विचारधारा कचड़ा थी, बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं थी। अब कहीं से आप तरीके ढूंढ रहे हो, कोई आर्टिकल मिल जाए, कोई छोटी घटना मिल जाए, कोई फॉल्स क्लेम, ऐसा कुछ तो मिल जाए जिससे ये प्रूव हो जाए कि हमारी जो मान्यता है, हम धर्म को मान रहे हैं, ये सच में महान है। तो आप केवल अपीजमेंट कर रहे हो अपनी मानसिकता का। यूथ भी यही कर रहा है, वो जिस धार्मिक विचारधारा को ओढ़ के बैठा है उसे सही सिद्ध करने के लिए, मानने के लिए वो 100 प्रकार की कहानियां, कुछ लोग गढ़ रहे हैं, कुछ लोग उसे मान रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि ये झूठ है। लेकिन वो जानबूझकर अपनी तुष्टीकरण, अपीजमेंट, भैया आपका हिंदू अंदर का है ना, वो आपको अपीज करता है इस बात के लिए कि यार गीता से ज्ञान लो, क्योंकि आप हिंदू हैं। मुसलमान को ये अपीजमेंट अंदर से मिलता है कि आप सारा ज्ञान हम कुरान से ही लेंगे, वही सत्य है। ये जो तुष्टीकरण है ना, ये कहां से आता है? इस विचारधारा से आता है कि आप एक धर्म से अपने आप को बांध लिए। अब बांध लिए तो आप उस धार्मिक विचारधारा को सही सिद्ध कर रहे हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए था कि पहले आप ये तय करते कि सही गलत क्या है, कौन सी विचारधारा अच्छी है, उस विचारधारा को पकड़ते, फिर पहले रिसर्च करते, फिर उस विचारधारा को एडॉप्ट करते। असलियत में हुआ है कि आपको धर्म दे दिया आपके माँ बाप ने, ओढ़ दिया। अब आपसे कहा जा रहा है इसे जस्टिफाई करिए, और आपने भी इसे अपने ऊपर ओढ़ लिया। आप भी लगे हुए हो यार, कैसे भी काला पीला कुछ भी करके साइंस को गाली बक बका के कैसे भी हम ये जस्टिफाई कर दें कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है। ठीक, तो ये मेंटल प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि आपने पहले विचारधारा अपना ली, अब उसे जस्टिफाई कर रहे हो कि सही है, उसके लिए 100 तरीके झूठे गढ़ रहे हो, जबकि होना उल्टा चाहिए। ये है प्रॉब्लम सर यूथ की। मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि आप शायद मेरे बारे में इन जनरल बोल रहे किशोर भाई, होंगे। मैं हाँ। अभी तो सर ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, लेकिन मैं इस सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं आपसे ना। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, मगर मैं चलिए रिफ्रेश कर देता हूं। आपने पूछा कि भाई आजकल के यूथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो इसके पहले की जो पुरानी पीढ़ी थे वो बड़े लॉजिकल और रेशनल और रीजन, मतलब उनके दिमाग में बड़ा रीजन चलता था? नहीं, लेकिन मतलब जो एजुकेटेड हाँ या ना में बोलिए ना। नहीं, अगर चल रहा होता, ठीक है, तो 2023 में भारत की ये हालत नहीं होती जो आज है। ये हमको आज इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि फॉर्म्स जो है ना, एक दूसरे से बातों को एक्सप्रेस करने के, आज वो फॉर्म्स कहीं ज्यादा रेडिली अवेलेबल है पहले की बजाय। माफ कीजिएगा मेरे शब्दों को, चूतियापा हमेशा से चलता रहा है। आज ये चूतिए उठ के बाहर निकल के आपको दिखाई इसलिए देने लगे हैं क्योंकि इंटरनेट ने सबको जुबान दे दी है। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमेशा से ही ऐसा रहा है। जियोडानो ब्रूनो को सिर्फ ये बोलने पे जिंदा जला दिया गया था कि सूरज जो है वो पृथ्वी के चक्कर नहीं लगा रहा है भाई, सिर्फ इतनी सी बात पे। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 400 साल पहले, 423 साल पहले अगर मैं एग्जैक्ट हूं तो, ठीक है, 423 साल पहले ये हाल किया गया था। हमको अभी मुश्किल से 100 साल से थोड़ा सा कम ही समय हुआ है जब हमको ये पता चला है भाई कि बिग बैंग से यूनिवर्स की शुरुआत हुई है। उसके पहले हमको क्या पता था? तो ये जो सवाल जब भी कभी पूछा जाता है ना, या जब भी हम कभी ऐसा देखते हैं अपने इर्द गिर्द, चाहे व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या कोई और ऐसे फॉर्म्स हो जहां पे इस तरह की हमको बातें दिखाई देती हैं, भाई हमको एक चीज को ये समझना पड़ेगा, ये चुतियापा हमेशा से था। आज उन लोगों के पास में जुबान मिल गई है, बस इसके सिवाय कोई फर्क नहीं है। बल्कि एक्चुअली में मैं इसको थोड़ा सा और उल्टा समझता हूं। आज मैं ये मानता हूं कि आज की जो पीढ़ी है वो कहीं ज्यादा रेशनल है पुरानी पीढ़ी के बजाय। मेरे आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना, वो मेरे से भी ज्यादा रेशनल होने वाली हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि 100, 150, 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल के बाद में जो लोग बैठे होंगे ना, जब वो हमारी बात सुनेंगे कि मेरे पास कोई कॉलर आया, मेरे से पूछा बिग बैंग के पहले क्या था, मैं जवाब नहीं दे पाया, वो मुझ पे हंसता रहेगा। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, एक टर्म है प्रिजनर ऑफ टाइम, ठीक है, फ्रेडरिक नीत्शे की किताब है बियॉन्ड गुड एंड इविल। फ्रेडरिक नीत्शे ने अपनी किताब में लिखा है कि एक्चुअली में मैं यूरोप में, और नीत्शे का जो डेथ है वो 1900 में हुआ ना,
तो वो अपनी किताब में 19th सेंचुरी में ये बात को लिख रहा है कि भाई जब मैं कभी इस दुनिया को देखता हूं तो मुझे तो बहुत बेवकूफी दिखाई देती है, बल्कि इमोरलिटी कहीं ज्यादा बढ़ गई है, ये उसको दिखाई देता है। जबकि अगर मैं आज बोलूं ना, एक्चुअली में आप और मैं दुनिया के वर्ल्ड, मतलब अगर जो रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री है उसके सबसे पीसफुल टाइम में रहते हैं। आपको पता है जब मंगोल आर्मी जो है ना, ये किसी शहर के इर्द गिर्द जब वो पहुंचती थी, ठीक है, जब सीज लगाते थे वो लोग और जो किले उसके दरवाजे गिर जाते थे, वो लोग क्या करते थे कि आजू बाजू के जो गांव हैं उनसे लोगों को पकड़ के लाते थे और अपनी जो तोप है ना, जो उसके आगे में उनको बांधते थे और वो तोप से गोला चलाते थे और वो शहरों में जाके गिरते थे, उनके मांस के लोथड़े वहां पे जाके गिरते थे। ये हाल था। आज इस बारे में कोई सोच नहीं सकता। आज से 50 साल पहले ह्यूमन राइट्स की बात को एक्चुअली में इंप्लीमेंट करने के लिए पूरी दुनिया जो है ये ताकत लगा रही थी। फ्रांसिस फुकुयामा की किताब है, बड़ी शानदार किताब है, उसको जरूर पढ़िएगा, पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो वो प्लेटो से लेके फ्रेंच रेवोल्यूशन तक उसने पॉलिटिकल ऑर्डर एक पूरा समझाया है और वो भी यही बात को कहता है। हम अब ह्यूमन राइट्स की ही बात नहीं करते हैं, एनिमल राइट्स की भी बात करते हैं। चंगेज खान के जमाने में ना, अगर मैं ह्यूमन राइट की बात कर, अगर मैं ये बोलता ना भाई ये घोड़ा के भी कुछ राइट है, वो चपेड़ मारा रहता मेरे को। आपको पता है ये बात कि ये जो आपका साउथ चाइना है, अगर इसकी जीनेटिक मैं वो निकालू ना तो ये पता चलता है कि कम से कम 30% ऑफ द लोग डायरेक्टली चंगेज खान के डिसेंडेंट हैं। अब ये ऐसे हुआ है क्योंकि उस आदमी ने इतना रेप किया है, इतनी बुरी तरीके से रेप किया कि 30% लोग साउथ चाइना में आज भी उसके डिसेंडेंट्स हैं। ये साबित होता है आज हमारे पास। तो अगर जब कभी हम ये सोचते हैं कि भाई जो आज है हमको इतना बेवकूफी दिखाई दे रहा है, आज हमारे सामने में निकल के सब चीजें आ रही, नहीं, एक्चुअली में फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन ज्यादा मिल गए हैं। और ये हमेशा ना देखिए एक ट्रांजिशन का फेज आता है, ये ह्यूमैनिटी के ट्रांजिशन का फेज है। इंटरनेट ना कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है ना, अगर आप देखेंगे तो ये मुश्किल से 30-35 साल, और वो भी अगर हमारे हाथ में अगर आप देखोगे तो 15-20 साल यही फेनोमेना है। अभी ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है। अभी जो ह्यूमैनिटी है ना वो भी इससे 2-4 हो रही है। अभी हम इस बात को सीख रहे हैं कि हम एक्सप्रेस अपने आप को किस ढंग से करें ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि हम अपनी बाउंड्रीज को तोड़ रहे हैं, सामने वाले की बाउंड्रीज को तोड़ रहे हैं। एक्चुअली में रीजन जो है, लॉजिक जो है, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है, ये कहीं ज्यादा आ रहा है और ये हमेशा ही ज्यादा आता रहेगा। क्योंकि देखिए हर जो ह्यूमैनिटी की सिर्फ एक ही तलाश है और वो है परसूट ऑफ नॉलेज, हमेशा से सिर्फ एक ही रही है। हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को भी वो जो वहां पे इसीलिए टांग दिया है ना स्पेस में, क्योंकि हम जानना चाहते हैं हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हमारा एग्जिस्टेंस यहाँ पे क्यों है। ये क्राइसिस जो है ना, ये जब हमारे अंदर में परसूट ऑफ नॉलेज की तरफ हमको लेके जाता है और नॉलेज कभी पीछे नहीं जाती, वो हमेशा आगे जाती है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको ऐसा कोई दिख भी रहा है तो हतोत्साहित मत होइए, ये एक ट्रांजिशनल फेज है, ये फेज गुजर जाएगा। और भाई देखो किसी भी मुल्क की उम्र में ना 60, 70, 80 साल तो 2-3 पन्ने में निकल जाते हैं। 2-3 पन्ने ऐसे हिस्ट्री के आप पलटो 60, 70 साल निकल जाते हैं। तो अभी हमारा एक फेज चल रहा है, ये फेज निकल के आएगा। मैं उम्मीद नहीं करता, मैं जानता हूं भाई, मैं जब ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ता हूं तो मेरे को पता है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान होगी, इसीलिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं वाइजर जनरेशन। और वो आने वाली पीढ़ी से ज्यादा बुद्धिमान उनकी आने वाली पीढ़ियां होंगी। तो इत्मीनान रखिए, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है और गीता से अपना मार्गदर्शन मत लीजिए, अपने दैनिक जीवन से लीजिए। आपका जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, वही आपको एक्चुअली में गाइड करने के लिए काफी है। चलिए थैंक यू, सॉरी थोड़ा लंबा अगर हो गया रिप्लाई। ठीक है ठीक है, किशोर थैंक यू, आपने भाई, समय दिया।